So now we are coming to correlation coefficient and simple linear regression. अब बहुत अच्छे से ये समझना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। आप लोगों ने एमए किया होगा जब, तब भी ये सारे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन कई बार हम अच्छे से नहीं करते हैं या हमें समझ में नहीं आता है। देयर आर मेनी थिंग्स। तो जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बाकी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो एसोसिएशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में कोरिलेशन है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल 1 के कारण वेरिएबल 2 हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन वही IQ वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। IQ एंड एकेडमिक अचीवमेंट। IQ इंक्रीज कर रहा है और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं कोरिलेशन के बेस पे कि IQ ज्यादा है इसलिए एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते इस स्टैटिस्टिक्स को लेके। ये सिर्फ कोरिलेशन आपको रिलेशनशिप बताता है कि दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे के कारण एग्जिस्ट करती है। ये वर्ड, ये सेंटेंस सिर्फ इतना बोलता है कि कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन, कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ये इस पहले वाले का कॉज है या पहला दूसरे वाले का कॉज है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि इसकी वजह से एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल वेरी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब क्या है, कोरिलेशन डज नॉट एज्यूम कॉजलिटी बट रिग्रेशन डज। अब कोरिलेशन तो नहीं बताता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेकिन रिग्रेशन ये बताता है, जो हम कोरिलेशन निकालने के बाद में निकालते हैं, वो कॉजेशन बताता है कि भाई वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 की वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यानी अगर कॉजेशन की बात करें तो वो रिग्रेशन बताता है। आई होप कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस। तो सर गॉल्टन was the first to apply the word regression to the biological and psychological data. Specifically, Galton observed the height of the children were the heights of their parents. ये उनके पेरेंट्स की हाइट और बच्चों की हाइट में एक रिलेशनशिप था। He discovered that taller than average parents tended to have children who were also taller than average, but not as tall as their parents. Galton characterized this as a regression towards mediocrity. तो अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चों की हाइट अब पेरेंट की हाइट पर डिपेंड करती है। अगर पेरेंट लंबे चौड़े हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, अगर उनकी हाइट कम है तो उनके बच्चों की भी हाइट चांसेस हैं कि कम होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो एट्रिब्यूटेड टू फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ने रिसर्चेस की बहुत सारी, आप पढ़ोगे साइकोलॉजी में। एंड रिग्रेशन इंप्लाइज टू गो बैकवर्ड। व्हाई आर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग ए रिस्पांस फ्रॉम ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टर्म्ड रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। मान लिया कोरिलेशन आपने निकाला
कि जिसका 100 IQ है उसका स्कोर 50 है, जिसका 150 है उसका 150 है उसका 150 स्कोर है, जिसका 200 है उसका ये वाला ले लेते हैं, जिसका 100 IQ है उसका स्कोर सपोज 25, जिसका 110 है उसका 30, जिसका 120 है तो उसका हो गया 50, 130 वाले का 60 या 70, 150 वाले का 100। तो कोरिलेशन सिर्फ इतना बता रहा है कि देखो भाई ये 100 हो रहा है तो ये 25, ये 110 है तो ये 30, 120 है तो 150, 130 है तो 170, यानी जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो ये हो गया कोरिलेशन, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं जीरो रिलेशनशिप। ये हो गया। अब रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन प्रेडिक्ट करता है। रिग्रेशन ये बोलता है अब आगे का स्कोर हमारे पास नहीं है, रिग्रेशन प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है कि भाई 150 आया, अगर किसी का 180 स्कोर होगा तो उसका 180 IQ होगा तो उसका 150 स्कोर होगा, हो सकता है। जिसका 200 होगा उसका 170 स्कोर हो सकता है। ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया। दैट इज व्हाट वी प्रिडिक्टेड, दैट इज द वर्क ऑफ रिग्रेशन। आ रहा है समझ में? तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, व्हाई आर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग ए रिस्पांस फ्रॉम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टर्म रिग्रेशन। ये हमने प्रिडिक्ट किया तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन के लिए एक चीज से मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिए क्या कहते हैं स्कोर्स बच्चों के, या IQ लिख लेते हैं। यहाँ पे IQ, यहाँ पे स्कोर। तो स्कोर्स कैसे हो गए? 100, 150, 200, 300, 400। IQ हो गया आपका 100, 200, 300, 400, जो भी हमने लिखा, ठीक। अब हमने क्या किया, जिसका 100 स्कोर है उसका 100 IQ आया हुआ है, जिसका 150 स्कोर है, सॉरी मैंने ये बना दिया, जिसका 150 स्कोर है उसका यहाँ पे है, जिसका ये है। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है ना। तो अगर एक चीज के साथ दूसरी चीज बढ़ रही है तो ये पॉइंट्स हम वहां पे जितना स्कोर आ रहा लगा लेते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। इसी को, क्योंकि एक लाइन है सीधी लाइन, इसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप है। यानी एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो क्या होगा? IQ बढ़ रहा है सपोज, है ना। लेट्स एज्यूम, ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना। IQ ये अगर ये लाइन में ना आए तो सर, लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब, अगर ऐसे आ रहा है कि ऐसे ऐसे यूं हो रहा है तो इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं है ना। और अगर ये, क्योंकि अब भाई रिलेशनशिप तो तभी आएगा, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एकदम ऐसे, तो लाइन सीधी हो जाएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया ये। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो ऐसी लाइन आ जाएगी। अगर ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ आ रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। राइट, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने बताया। ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट इज, मतलब इन कॉन्सेप्ट वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे की बात है। तो आपका रिग्रेशन एंड आपका क्या बोलते हैं कोरिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, स्टिल यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो कोरिलेट, तो ये कॉन्सेप्ट समझा हमने। नाउ वी आर कमिंग टू कोरिलेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमने समझा। कोरिलेशन आपका सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, कॉजेशन नहीं बताता कि इसका कारण ये हो सकता है। एंड रिग्रेशन आपका बताता है कि भाई क्या रिलेशनशिप हो सकता है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बोला ना रिग्रेशन पे कि ये आ रहा है, लाइन बन रही है, तो अब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो उसका IQ कितना होगा, उसका स्कोर कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन में हम आते हैं, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स
विदाउट बीइंग एबल टू इन्फर कॉजल रिलेशनशिप, कि हम उसके बीच में रिलेशनशिप्स निकालते हैं विदाउट बीइंग like without saying anything about causal relationship, because एक दूसरे का cause है या नहीं है, that we do not know. Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. कि दो variables कैसे related हैं ये जानने के लिए हम correlation use करते हैं. Highest correlation +1 होता है, no correlation 0 होता है, मैक्सिमम कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन मैक्सिमम जो होता है वो -1 होता है. तो कोरिलेशन हमेशा वेरी करता है +1 to -1. 0 का मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, तो +1 हो सकता है, 0.08 0.8 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.6 हो सकता है. तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज आती है. Correlation is a statistical technique that is used to measure the describe the relationship between two variables. I don't think इसको और कुछ बताने का आपको जरूरत है मुझे, है ना. Correlation between two variables does not necessarily imply that there is a causal relationship between them and that is one variable is the cause of other, but the greater is the association between the two variables, the more accurately we can predict the standing of one form from the standing in other. तो जो मैंने ये बताया था स्टैंडिंग है, मतलब एक स्कोर यहाँ तक हमने निकाला. अब इस स्कोर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर हमें पता है कि 150 IQ है तो स्कोर 150 के आसपास होगा, तो वी कैन प्रेडिक्ट दैट. तो कॉजेशन तो नहीं होता है, लेकिन एक अगर हमें पता है तो दूसरे के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देयर कुड बी मल्टीपल वेज इन व्हिच द टू वेरिएबल्स could be related to each other. Some of the being x is to y, meaning the condition x determines the condition y, that is x affect y, so these two are correlated, यानी x y से related है. तो क्या कह रहा है ये कि determine the condition y, x y को determine करता है, तो x and y are related, and x y arrow जो बना हुआ है x like meaning that condition of y determines the x की, x y को कर रहा है इफेक्ट या y x को कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, both affect each other. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं means that third variable influencing both x and y are indirectly correlated. हो सकता है कोई बीच का वेरिएबल हो, कोई ऐसी चीज है जो अफेक्ट कर रही है उनके स्कोर्स को, x के भी और y के भी, ये भी हो सकता है. x and y, many variables affect s and y, many variables also affect y, hence x and y are indirectly correlated. Complex interrelated variable influences x and y. तो x y को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, y x को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, उनके बीच में कोई तीसरी चीज हो सकती है जो उसको अफेक्ट कर सकती है, और कई सारी चीजें हो सकती हैं जो दोनों को अफेक्ट करती हैं. ये आपको समझना पड़ेगा. एग्जाम्पल हम एक बार ले लेते हैं, जैसे IQ का लिया था हमने कि IQ है और एकेडमिक अचीवमेंट है. तो एकेडमिक अचीवमेंट और IQ के बीच में एक कोरिलेशन हमें मिला, और लेकिन हो सकता है पर्सन की फैमिली लाइफ, घर में कितना स्ट्रेस है, रिलेशनशिप कैसा है ना, कोई उसको बीमारी तो नहीं है, कोई डिसीज है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं. IQ ज्यादा है लेकिन उसकी एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसको अफेक्ट कर सकती हैं. तो अदर वेरिएबल्स भी होते हैं. Different distributions show the relationship between variables. For instance, bivariate distribution is a distribution that shows the relationship between two variables. जैसे x and y की बात की, जैसे हमने IQ और अचीवमेंट की बात की, तो ये बाईवेरिएट है. बाई का मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप हम देख सकते हैं, है ना. सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर दो से ज्यादा है तो उसको मल्टीवेरिएट हम बोल देंगे. क्या बोलेंगे? मल्टीवेरिएट variable distribution is a distribution that shows the relationship between more than two variables. The two methods used in multivariate to establish the relationships are partial correlation and multiple correlation. तो ये टेक्निक्स होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है. मेरा मेन फोकस कैलकुलेशन पे नहीं होगा, मेरा मेन फोकस जैसे अभी तक है कॉन्सेप्ट पे होगा. अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो
कैलकुलेशन है वो तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि कहाँ पे यूज करना है, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता है कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी चीज कहाँ यूज होगी और कैसे यूज करनी है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो गलतियां करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोरिलेशंस, पॉजिटिव मैंने बता दिया, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, तीनों चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी है ना। अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के साथ बढ़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, या दोनों एक साथ घट रहे हैं तो भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन से बोलते हैं, और कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर उसको हम जीरो कोरिलेशन से बोलते हैं। इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने बता दी, +1 +-1 होती है ना। जीरो का मतलब है जीरो कोरिलेशन, अगर जीरो स्कोर आया है या जीरो के आसपास का आया है तो हम मानते हैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हाँ 7, 8.7, 0.8, 0.9 आ रहा है, पूरा 1 तो शायद ही कभी आता है, तो उसको हम अच्छा कोरिलेशनशिप मानते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड। एंड देन the form or type of the relationships are linear relationship and curvilinear relationship. curvilinear relationship जैसे ये हो गया, ये आपने बनाया और ये आया, ये curvilinear हो गया। लीनियर का मतलब जो मैंने बताया था कि ऐसे रिलेशनशिप है या ऐसे इस साइड में लाइन बन रही है तो ये लीनियर रिलेशनशिप हो गया। तो द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसे पता लगती है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्कोर से। जैसे मैंने बोला कि ये आपका होता है +-1 के बराबर, तो हायर द स्कोर, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, वो हायर कोरिलेशन को इंडिकेट करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। सो ये स्कोर हमें +- और ये स्कोर +-1 हमें ये बताता है। तो द कोरिलेशन मेजर्स हाउ वेल ए डेटा इज specific form being considered. For example, linear correlation measures how well the data points fit with the straight line. जितनी अच्छी स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये बनाते हैं हम, उतना बेहतर कोरिलेशन से, उतना बढ़िया कोरिलेशन से, ठीक है। नई लाइन बन रही है, स्कैटर्ड है सारा डेटा, तो वो जीरो कोरिलेशन से हो जाएगा। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एक्स। अब देखो, अब ये लिखा हुआ है, इसको आप टेबल बना सकते हो, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। एक्स इंक्रीजेस, वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसका आएगा, इसका स्कोर कितना आएगा 0 से लेके +1 के बीच में। -1 तो नहीं होगा क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक। मोर द लाइक स्कोर, मतलब पॉजिटिव साइड में, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी है, अगर उतना होता है तो आपका रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। एक्स डिक्रीजेस, वाई डिक्रीजेस, अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरा भी घट रहा है तो वो भी पॉजिटिव, क्योंकि एक ही साइड में दोनों चल रहे हैं। अगेन 0 to 1 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। और अगर एक डिक्रीज करता है दूसरा इंक्रीज करता है तो नेगेटिव कोरिलेशनशिप होगा। इसका 0 to -1 में आएगा। एक एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, या वाई बढ़ रहा है एक्स घट रहा है, दोनों केसेस में आपका नेगेटिव कोरिलेशनशिप होगा। और -1 to 0 तक स्कोर आ सकते हैं आपके। -0.6, 0.7, 0.8, 0.9 आर द गुड रिलेशनशिप। हायर द स्कोर बेटर द कोरिलेशन, ये हम मान के चलते हैं। तो इस टेबल में सिर्फ यही दिया हुआ है। एग्जाम अगर हमें पूछा जाता है तो आप इस तरह की टेबल बना के बता सकते हैं, जिससे आपको बेहतर स्कोर्स करने में बेहतर मतलब हेल्प मिलेगी। Where and why correlations are used? क्यों करते हैं कोरिलेशन यूज, ये समझना तो जरूरी है भाई। हम ऐसे हवा में थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो ये भी जानना है कि भाई क्यों यूज करते हैं। नंबर 1 प्रेडिक्शन, मैंने बताया ना, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। तो हमें पता है कि x का स्कोर इतना होता है तो y का इतना होता है, x का इतना होता है तो y का कितना होता है। तो अगला जो वैल्यू हमें नहीं पता है वो स्कोर हमें पता लग जाए, इसका पता लग जाएगा तो इसका हम अपने आप से बता देंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी, correlation between the score on new IQ test and the score obtained on the measure of
इंटेलिजेंस शुड बी हाई। तो अब कोई आईक्यू का टेस्ट हमने बनाया है ना, एंड मान लिया आपके पास टेस्ट एक है जिसको हम वेस या विस्क बोलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए होता है VISC, विस्क, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंटेलिजेंस। आपने एक टेस्ट बनाया, जैसे उसका नाम हमने रख दिया कोई भी कि राजस्थान इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, आपने बनाया। तो अब राजस्थान इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर्स आपने एक तरफ लिख लिए, एक तरफ विस के स्कोर लिख लिए इनके, क्योंकि विस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है टेस्ट है, तो उस पे जो आईक्यू आ रहा है और जो राजस्थान आईक्यू टेस्ट पे आईक्यू आ रहा है, क्या वो एक उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है? जब विस पे स्कोर बढ़ रहा है तो क्या राजस्थान साइकोलॉजी टेस्ट पे, इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी स्कोर बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी आईक्यू असेस कर रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारा विस करता है। आई बात समझ में? तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर नहीं है तो हमें उसकी वैलिडिटी इसको बताने में मुश्किल होगा। आई बात समझ में? नाउ रिलायबिलिटी। अब आप रिलायबिलिटी, मैंने पहले भी बात किया कि एक ही टेस्ट को अगर आप बार बार कर रहे हैं, मान लिया आप किसी की एंजाइटी को टेस्ट कर रहे हैं या पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने एक बार, दो बार, तीन बार पर्सनालिटी का टेस्ट उस पर किया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका टेस्ट आज बता रहा है कि ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी है, दूसरे दिन बता रहा है पैरानोइड पर्सनालिटी है, तीसरे दिन बता रहा है कुछ और। तो क्या जो आपने टेस्ट बनाया है ना, वो रिलायबल है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वैलिडिटी क्या बताती है कि जो मेजर करने के लिए, आईक्यू मेजर करने के लिए बनाया गया टेस्ट, तो क्या वो आईक्यू भी मेजर कर रहा है या कुछ और कर रहा है? वो होती है वैलिडिटी, बताया था मैंने आपको। रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे कोरिलेशन से? कि आपने जैसे मान लिया कि पुनीत जी है, पुनीत जी के ऊपर पर्सनालिटी का एक टेस्ट किया मैंने आज, है ना, सेम टेस्ट किया 2 महीने के बाद दूसरी बार, फिर मैंने सेम टेस्ट किया 6 महीने के बाद तीसरी बार। अब हमने इनके बीच का कोरिलेशन निकाल लिया, क्या एक ही तरह का रिजल्ट आ रहा है या उसमें चेंजेस हो रहे हैं? अगर चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब आज कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, परसों कुछ आ रहा है, क्योंकि हमें पता है पर्सनालिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे 2 महीने 6 महीने में चेंज हो जाती है ना, जो जैसी जैसी पर्सनालिटी है वो वैसी रहती है। तो अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब टेस्ट रिलायबल है, बार बार एक ही चीज मेजर करने पर भी वो एक ही तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक, तो इसलिए कोरिलेशन यूज होता है। थ्योरी वेरिफिकेशन, many psychologists make specific prediction about the relationship between two variables and prediction of the theory could be tested by determining the correlation between two variables। अब आपने देख लिया कि आपने देखा या अभी देखे हैं, जब हम कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने देखा कि मेंटल हेल्थ जो है लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो गई है ना, लोगों को घर में बंद रहना पड़ता, किसी से मिलना जुलना नहीं है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है बहुत। ठीक, तो अब ये एक क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई ऐसा हो सकता है। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करोगे? आप मेंटल हेल्थ उसकी टेस्ट करो, है ना, और मेंटल हेल्थ टेस्ट करने के बाद में उसका आपने कुछ हिस्ट्री या जो भी लिया, कुछ और स्कोर किया, यानी कि मेंटल हेल्थ सपोज स्ट्रेस लेवल चेक कर लिया, है ना, और उसका एंजाइटी आपने चेक कर लिया, तो अब आपने दोनों के रिलेशनशिप निकाले कि एंजाइटी स्ट्रेस में कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है। हमने तो जैसे हमने उनका एंजाइटी स्ट्रेस ये सब चीजें चेक की, तो हमने ये जानने की कोशिश की क्या इनका, ज्यादातर लोगों का जो कोविड के दौरान गुजरे हैं, ज्यादा जितने लोग, उनका आपने सैंपल लिया और उन पे आपने टेस्ट किया, तो आपके पास नॉर्म्स पहले से ही हैं, है ना, उस टेस्ट के जो पहले आपने कभी किए होंगे। तो अब उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में हाई स्कोर आ रहा है। जब आपकी थ्योरी ये थी कि भाई कोविड की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अब इसको प्रूव करने के लिए या इसको मटेरियलाइज करने के लिए कैसे करना है, आपने क्या किया कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट कर लिए और उसके बीच में आपने क्या किया
कि कोरिलेशन निकाल लिया मेंटल हेल्थ का। कोविड में जिन लोगों ने किसी को खोया है या किसी की डेथ हो गई है, वैसे लोग जिनको क्या कहते हैं इमरजेंसी ड्यूटीज करनी पड़ रही थी, तो डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए। तो आपने देखा क्या वाकई में इनका स्ट्रेस लेवल पहले से बढ़ गया या उतना ही। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी है कि क्या कहते हैं कोरिलेशन आपकी कोविड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, वो सही है कि नहीं है, तो वो हम कोरिलेशन निकाल के जान सकते हैं। यानी कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको नहीं मेजर किया गया पहले, जिसका वो नहीं है, तो उससे रिलेशनशिप कोरिलेशनशिप हम निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो थ्योरी हमारी है वो ठीक है कि नहीं। In 1896, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन आपने सुना होगा। A scientist associated with Galton Laboratory provided the mathematical basis which are now used to find the straight line of the fist, and the fundamental formula was provided by correlation by him. तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन in 1896 जो कोरिलेशन है उसको क्या कहते हैं कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला। द स्कैटर डायग्राम of the straight line is method of least square, and this method of least square was given by Carl Pearson. Method of least square यूज किया। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ये स्कैटर डायग्राम तो यहाँ पे अलग अलग जगह स्कोर्स आए हैं, इनको हमने इनसे कनेक्ट करके लाइन बना लेते हैं, तो इसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। क्योंकि और अगर लाइन बन गई तो लीनियर कोरिलेशनशिप हो गया। तो द स्कैटर डायग्राम फॉर द स्ट्रेट लाइन इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। The method of least squares was given by the Carl Pearson. This is a mathematical method by which a scatter diagram can be presented by a line which is called straight line or best fit. ये best fit मतलब बिल्कुल best line बन गई, तो straight line या इसको best fit line भी बोलते हैं। ये पूरी अच्छे से fit हो गई और सीधी लाइन बन गई। स्कैटर डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी, ये y एक्सिस ये x एक्सिस ये जैसे बना हुआ है, तो ये कोरिलेशन वैसा नहीं है जैसा हमने बात की थी। अगर ये वाला डेटा भी यहाँ पे होता तो ये लीनियर लाइन बन जाता है ना। तो अब क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल्स हो गए। पॉइंट्स आर नॉट जॉइंटेड। ये स्कैटर डायग्राम में हम लाइंस नहीं खींचते हैं, लीनियर डायग्राम जो बनाते हैं उसमें, तो ये स्कैटर्ड आपने ही बना दिए। लेकिन अगर सपोज ये लाइन में ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो वो पता लग जाता है कि लीनियर रिलेशनशिप है। नो फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं डालते हैं कि कितने लोग यहाँ पे हैं कितने लोग वहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्कैटर प्लॉट, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप एंड नो रिलेशनशिप। स्कैटर प्लॉट क्या है, ये एक वाई एक्सिस पे एक स्कोर, एक्स एक्सिस पे स्कोर। अब ये जैसे आप देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन बन गई है, कुछ डेटा है जो इधर उधर जा रहा है, ये वाला है ना। तो ये क्या, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्टडिंग, कि कितने घंटे स्कोर कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है और कितना उसका आ रहा है स्कोर, है ना, उसमें रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो ये देखा हमने, ये रिलेशनशिप आ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। एज इन वीक्स, एज हो गया वीक्स में कि कोई 30 मंथ का है कितने का। एंड हाइट इन सेंटीमीटर, क्या एज के साथ हाइट बढ़ रही है, तो ये भी ऑलमोस्ट अगर 20 से 30 में तो सीधी लाइन है। इसी के आसपास थोड़ा बहुत वेरी करता है डेटा, लेकिन है इसमें। तो एज के साथ हाइट भी बढ़ रही है, ये हमारा स्कैटर डायग्राम इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप मैंने बताया था कि इस तरह की लाइन आ जाती है कि एज ऑफ द कार, रिलायबिलिटी, कि एज अगर कार पुरानी होगी तो कम रिलायबल होगी, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे खींची हुई है। इसके बाद आपका आता है नो रिलेशनशिप। देख लो डेटा सब कहीं फैला हुआ है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इधर से भी खींच दो चाहिए, खींच दो चाहिए, सारा डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है, इसको हम नो रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बट एनीवेज तो बताया मैंने आपको। स्टैटिस्टिक्स शोइंग दैट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, जो स्कोर आता है +-1 के बीच में, वो हमारा उस रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उस वेरिएबल्स के बीच में, वो हमें बताता है। ठीक है, तो आज अब हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्टैटिस्टिक्स शोइंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है और किस डिग्री का है, ये हमें बताता है।
तो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. अगर आपने सुना होगा ये वर्ड जरूर. तो पियर्सन या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. इट मेजर्स द नेचर एंड द स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स द क्वांटिटेटिव टाइप. तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हमें पता है क्या होता है. यानी क्वांटिटेटिव है इट मींस इट इज इन नंबर्स. और नेचर किस तरह का है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपका रिलेशनशिप. ये और उसका स्ट्रेंथ कितना है. स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा. 0.8 है तो स्ट्रेंथ हाई है, अगर 0.5 है तो एवरेज है, अगर 0.2 है तो बहुत ही पुअर रिलेशनशिप है, 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो ये नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उस चीज को बताता है. और उन वेरिएबल्स में ही बता सकता है जो क्वांटिटेटिव होते हैं, जिनकी काउंट किया जा सकता. क्वांटिटेटिव है जिनमें चीजें नंबर्स में होती हैं वो. सो लेट्स टॉक अबाउट the same thing, Pearson correlation. तो क्या है Pearson correlation? Measures the degree and direction of the inner relationship between two continuous variable. Now you know what is continuous variable, जहाँ पे 1, 1.5, 1.3, 2.3, 2.5 इस तरह से नंबर्स रख सकते हैं कैटेगरी वाइज नहीं. जैसे मेल फीमेल इनको हम पॉइंट ऐसा तो नहीं कर सकते कोई 1.5 मेल है 2.5 फीमेल है, ऐसा तो नहीं कर सकते. तो ये कैटेगोरिकल हो गए. तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यूज करते हैं व्हेन वी आर लाइक कैलकुलेटिंग पियर्सन कोरिलेशन. तो the degree of association or correlation shared by two variables is indicated by the coefficient of correlation invented by the Pearson. 1896 Galton was the first to use the symbol R. Galton ने यूज किया था for sample correlation coefficient. It is often written with क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट एज RXY. लिखा हमने क्या लिखा RXY, यानी ये कोरिलेशन हो गया, X वेरिएबल हो गया और Y वेरिएबल हो गया. तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं RX एंड Y. इसको हम कोरिलेशन बोलेंगे बिटवीन X एंड Y का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. The correlation coefficient is a number that indicates how well the data points in a scatter diagram hug the straight line of the best. यानी जो हमने बात किया था स्कैटर डायग्राम में लाइन सीधी बन रही है मतलब इनके बीच में, या स्कैटर्ड है इसलिए इसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं. तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ये सबसे बेहतर रिलेशनशिप को बताता है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसी लाइन हो. ठीक है. When to use Karl Pearson correlation? When four conditions or assumptions under which Karl Pearson correlation can be used. Assumptions क्या है कि वो चीज होनी चाहिए तभी हम उसको यूज कर सकते हैं. तो when we have bivariate distribution, bivariate का मतलब कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए. वेरिएट का मतलब वेरिएबल, बाई का मतलब दो. तो बाईवेरिएट जहाँ भाई किसी एक में ही थोड़ी निकाल लोगे आप, एक दो या दो से ज्यादा होंगे वेरिएबल्स तभी आप यूज करोगे. दो से ज्यादा होंगे तो मल्टीवेरिएट यूज करोगे. दो हैं तो बाईवेरिएट हम उसको बोलते हैं, तो इसको आप यूज करोगे. तो व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूअस इन नेचर नॉट डिस्क्रीट. डेटा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए. थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन वी हैव क्वांटिटेटिव डेटा ऑन एन इंटरवल और रेशियो स्केल. तो मिनिमम इंटरवल या रेशियो स्केल पे डेटा होना चाहिए हमारे पास. अगर नॉमिनल और ऑर्डिनल पे है तो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमने पहले बात भी की थी, क्योंकि ये नंबर्स हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरवल और रेशियो स्केल्स के साथ हम यूज कर सकते हैं. When the relationship between the two variables under study is linear, as a technique of correlation and prediction are appropriate, only where the underlying relationship between two is linear. Linear का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बताया, ये इसमें इस तरीके से अगर बना हुआ है. तो when the relationship between two variables under study is linear, relationship अगर linear है, as the techniques of the correlation and prediction are appropriate only where the underlying relationship between two is linear. तो अब क्या है, ये टेक्निक ज्यादा बेहतर कहाँ काम करती है प्रेडिक्ट करने में? जहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होता है. इसीलिए होता है सिंपल लीनियर कोरिलेशन, हमने पहले हेडिंग में पढ़ा. तो व्हाट not to use when not to use Karl Pearson correlation. Karl Pearson procedure is not appropriate and may give misleading results for curvy linear relationship.
यानी अगर ऐसे 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 रिलेशनशिप है तो नहीं सही है। लीनियर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडिक्ट करता है चीजों को। कर्वी लीनियर के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता है। अगर कर्वी लीनियर हमारा डेटा है, डेटा कैसे पता लगेगा? जब आप प्लॉट करते हैं, बॉर्ड डायग्राम बनाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि डेटा इधर ज्यादा आ रहा है, जैसे ये आ रहा है तो ये कैसा बन गया, यू बन गया। अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेंटर में सारा डेटा आएगा और यू बनेगा, तो हमें इस तरह से पता लग जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। The sign of or denotes the nature of the association. Nature of the association बताता है, while the value of or denotes the strength of association. Sign मतलब प्लस है या माइनस है। प्लस है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, माइनस है तो नेगेटिव रिलेशनशिप। ये बताता है वैल्यू यानी 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 जो भी है वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो बताता है। अब वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है कि -0.8 माइनस प्लस 0.8 माइनस 0.6 प्लस 0.6। तो ये दोनों के साइन आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप है। इस ऊपर से नीचे आता है, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ऐसा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इस तरह से लाइन बन रही है। तो ये हमें बताता है। द साइन इज पॉजिटिव, दिस मीन्स द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, है ना। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है, जिसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। अब वेरिएबल 1 बढ़ रहा है, वेरिएबल 2 घट रहा है, या वेरिएबल 2 घट रहा है, वेरिएबल 1 2 बढ़ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन दोनों के बीच में, है ना। तो वैल्यू के सामने माइनस आ जाएगी। While if the sign is negative, the means of inverse the direct relationship, मैंने बता दिया कि क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर वो एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। कोरिलेशन रिलेशनशिप क्या मतलब कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ये आगे चलें। जैसे मैंने कल आपको बताया था, रेंज जो है ±1 के बीच में रहती है, ऑलरेडी बताया आपको। द वैल्यू ऑफ और डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। स्ट्रॉन्ग जैसे इंटरमीडिएट, वीक, इंटरमीडिएट, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? रिलेशनशिप्स बता रहा। तो अगर -1 है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, 7 है तो स्ट्रॉन्ग है। इन 7 और -2 के बीच में जितना भी पॉइंट आते हैं ये इंटरमीडिएट है, मतलब मीडियम लेवल का रिलेशनशिप है। ये अगर 0 के आसपास है तो क्या है? जीरो कोरिलेशन जिसको बोलते हैं, बहुत ही वीक कोरिलेशन है। इस साइड में है यानी 0.25, 0.75 और 1। 0.25 तो वीक में आ जाएगा, 75 और 1 ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक दूसरा घट रहा है तो पहला भी घट रहा है। तो अब क्या होता है? ये होता है परफेक्ट कोरिलेशन। अगर कोई पूछता है परफेक्ट रिलेशन क्या होता है, प्लस माइनस सिग्मा, तो +-1 इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। या प्लस में है या माइनस में है, ये परफेक्ट कोरिलेशनशिप है। डायरेक्ट कोरिलेशनशिप ये है, इनडायरेक्ट ये है, मतलब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, ये है। 0 का मतलब है नो रिलेशनशिप या जीरो रिलेशनशिप हम इसको बोलते हैं, कोरिलेशन वो होता है। ये मैंने ऑलरेडी कल बताया था, इसलिए जल्दी से मैंने इसको खत्म कर दिया। अब इफ R0 मींस नो एसोसिएशन और कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो R0 अगर 0 से बड़ा है R, तो एंड R बड़ा है 0.25 से, तो वीक कोरिलेशन। सॉरी, R देखो, अगर R 0 से R0 इज लेसर देन R is less than 0.25, then it is a weak correlationship, वहां भी लिखा हुआ है भाई। And then if R is equal to or less than R or it is R is less than 0.725, intermediate correlation, यानी मिडिल लेवल का। अगर R is मतलब if 0.75 is lesser than R or equal to R, है ना, या ये कह सकते हैं if R is greater than 0.75 or equal to 0.75, है ना, then and less than 1, then strong correlationship. If R is 1,
देन परफेक्ट कोरिलेशनशिप, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, जो हमने बात की। आई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? और ये वैल्यू देखकर आप अपने टेस्ट जो भी आप यूज करते हैं उनका मैनुअल देख के आप पता लगा सकते हो कि ये रिलायबल टेस्ट है कि नहीं है ना? तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इन चीजों को यूज करके हम क्या कहते हैं उसकी रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं। हाँ, हाउ टू कंप्यूट ए सिंपल कोरिलेशन। आर डिनोट करता है किसको? कोरिलेशन को। सिग्मा मतलब सम ऑफ एक्स एंड वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, अंडर स्कोर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का स्क्वायर एंड देन एन। ये आएगा, आर की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बारे में आते हैं। कि आपने लिया है लोगों को कि 1 to 6 ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे एज दी हुई है इन सब्जेक्ट्स की, इनका वेट दिया हुआ है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि टेबल 2 में एक्स वाई और ये सारी चीजें क्या है। तो अब देखो एन हमारा हो गया 6, यानी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एज हो ये आपकी दी हुई है, तो एज का सम कर लिया, इनको सबको जोड़ लिया, कितना आ गया 41। अब एक्स की वाई कितना आ गया, वाई की वैल्यू आ गई, ये एज आ गई, ये वेट को कर लिया इसी तरीके से सिग्मा, यानी सम कर लिया इन सबका, आ गया 66। फिर x एंड y यानी 7 into 12 84 और इस तरीके से निकाल लिया। तो एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा 4x1 को अगर प्लस कर दिया तो 461 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है, आ गया 291 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 742 आ गया। अब आप ये कह रहे हो कि स्क्वायर क्यों निकालते हैं या क्यों करेंगे? क्योंकि वो वैल्यू जिससे ज्यादा रिलेवेंट वैल्यू आए, मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, जिससे हम इसको समझ पाए, है ना? तो इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। अब ये किया हमने, देन आप इसमें रख देंगे जो स्कोर है, रख दिए हमने, इसमें हमारा आ गया 0.759। तो ये इंडिकेट करता है आपका, ये आपका इंडिकेट करेगा, किस चीज को इंडिकेट करेगा? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। जैसे हमने बोला था, लाइक इफ आर इज इक्वल टू right or greater than 0.75, then there is strong correlation. If that is positive, then it is positive strong correlation. If negative, it is a negative strong correlation. तो ये इस फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एंजाइटी टेस्ट स्कोर के। तो एंजाइटी एक्स टेस्ट स्कोर वाई, तो ये स्कोर्स आ गए, इनके सम निकाल लिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, y का स्क्वायर कर लिया, एक्स वाई क्या हो गया, ये 10 into 2 आ गया, 8 into 3 24 आ गया। तो इनको प्लस कर लिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इनको सबको में कैलकुलेट कर लिया। अब अपने फॉर्मूले में इसको रख देंगे, जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था, और आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। And then indirect strong correlation, precaution in the interpretation. हेलो, आपने से कोई कुछ बोला? आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, yes. तो प्रिकॉशन इन इंटरप्रिटेशन कोरिलेशनशिप, जैसे हमने बताया, डज नॉट नेसेसरी मीन दैट देयर इज ए कॉजल रिलेशनशिप। कल बताया था कि ऐसा नहीं है कि y के एक वेरिएबल 1 के साथ वेरिएबल 2 बढ़ रहा है तो वेरिएबल 1 की वजह से बढ़ रहा है, वी डोंट नो, है ना? बस इतना हमें पता है कि v1 और v2 दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से ये हो रहा है, वी डोंट नो। So whenever a correlation is computed from a score that do not represent the full range of possible values, one should be cautious to interpreting the correlation.
अगर हमें सारी वैल्यूज नहीं पता है किसी भी सैंपल की, तो हमें कैलकुलेट करते टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है. Suppose that you are interested in the relationship between IQ and creativity. If one select a same sample of your fellow college students, your data probably represent only limited range of IQ score. जैसे मैंने बोला था कि अगर आप IQ को एक पर्टिकुलर अपने दोस्तों को ही लेते हैं सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, आपका एक IQ है तो आपकी दोस्ती भी वैसे लोगों से होगी, तो वो डेटा भी लिमिटेड होगा. जब आप उस पर रिसर्च करोगे तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी जनरलाइजेबिलिटी है, यानी तो वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक डेटा लिया हुआ है, आपने पूरा डेटा नहीं लिया. देन आता है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शैल बी 0. इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोरिलेशन क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो रहेगा क्या कहते हैं कोरिलेशन वो 0 आप कह सकते हो कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. If r is equal to 0, it does not mean that x and y necessarily independent. और कोई ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 0 आया कोरिलेशन तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं. It only means that they are merely correlated or have no linear relationship. कि वो ऐसे ही correlated हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी linear relationship, इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है, तो वो हमें पता लगता है इससे अगर पॉइंट जब हमारा r 0 होता है. Correlation is subjected to sampling fluctuation. सैंपल अगर ऊपर नीचे होता है तो ये भी अफेक्ट होगा, क्योंकि वहीं से सारा कुछ डेटा हम लेते हैं. सैंपल टू सैंपल स्पेशली व्हेन द सैंपल इज स्मॉल एंड देन इट इज लार्ज. व्हेन इट इज लार्ज, तो जब बहुत छोटा है तो फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, या बहुत बड़ा है तो फ्लक्चुएशंस स्कोर्स में आ सकते हैं. अगर सैंपल फ्लक्चुएट करता है तो कोरिलेशन भी फ्लक्चुएट करेगा, तो ये होता है. देन 1 or 2 एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स, अगर एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स हैं, often called outriders, can have dramatic effect on the value of correlation. कि आप ऐसे चल रहा है, इस तरह से लीनियर बन रहा है, अचानक से कोई आ गया तो यहाँ पे बना रहा है, तो ये ऐसे लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. तो और अगर इस तरह की चीजें होती हैं कि अदर साइड में वो लोग कुछ ना कुछ क्या कहते हैं जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो अब अगर फ्लक्चुएशंस होंगे तो क्या होगा कि एक्सट्रीम डेटा है, कि मान लिया एक लाइन में आ रहा था, एक डेटा यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, ये एक्सट्रीम डेटा है कि सब एक लाइन में आ रहे थे, लेकिन एक डेटा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, एक्सट्रीम में चला गया, तो वो प्रॉब्लम एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं वो आपके कोरिलेशन को अफेक्ट करते हैं, है ना. नेक्स्ट आता है इसी का अगला पॉइंट 6. कोरिलेशन और नाइदर परसेंटेज नॉर रेशियोज. ना तो ये परसेंटेज है ना ये रेशियोज हैं. एक कोरिलेशन ऑफ 1 डज नॉट मीन दैट देयर आर 100% परफेक्टली प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. तो 100 होने का मतलब ये नहीं है कि जो आपका क्या कहते हैं अगर 1 है तो एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता है. कि 100% भी अगर हमें तो 100% जो हमारा कहते हैं 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 हाईएस्ट हो गया, प्लस हो या माइनस हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% एक दूसरे से वो कनेक्टेड है ना. तो ये हमें समझना जरूरी है. देन वैल्यू आर स्क्वायर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. अब वैल्यू ऑफ आर यानी प्रोडक्ट प्रोमेटेशन का अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी आर स्क्वायर, तो वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, बिकॉज इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वन वेरिएबल दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिलेशनशिप विद अदर वेरिएबल. तो उसको अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें हेल्प क्या करता है कि वो वेरिएबिलिटी वो मेजर करता है पोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन वन वेरिएबल एंड डिटरमाइन फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द अदर. दूसरे वेरिएबल के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है उसको देख के वो फर्दर क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप है. Then there is no such thing the correlation coefficient of the two variable
the value of R is always relative to the situation in which the obtained its size does not represent any absolute natural act. The exact value of the R depends on the several factors mainly. तो exact value R की क्या हो सकती है वो देखते हैं. This particular sample of the subject was we happen to get exactly how the variable are measured. The specific continuous conditions under which the variables are operating, similar values reported by others may or may not hold the condition with which you are concerned. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब जैसे हमने अभी तक बात की, तो आप रिलेशनशिप तो निकाल लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके फैमिली में क्या चीजें चल रही, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें तो नहीं चल रही, या गेट पे क्या चीजें जो उसका क्या कहते हैं रिलेशनशिप है वो आपको क्या करता है कि वो भी अफेक्ट कर सकता है पर्सन को. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि IQ है प्लस आपका एकेडमिक अचीवमेंट है, तो दोनों के बीच में कोरिलेशन तो होगा लेकिन वो अफेक्ट भी हो सकता है अदर कंडीशन से, अदर वेरिएबल से. जैसे फैमिली की कंडीशन क्या है, उसके घर में क्या समस्या चल रही है, या उसको कोई साइकियाट्रिक इश्यूज तो नहीं है, ये सारी चीजें अदर वेरिएबल्स भी अफेक्ट करते हैं, कहने का मतलब. तो वही है कि द स्पेसिफिक कंडीशन अंडर विच द वेरिएबल्स आर ऑपरेटिंग वो भी अफेक्ट करते हैं. सिमिलरली वैल्यू रिपोर्टेड बाय अदर्स मे और मे नॉट होल्ड अंडर द कंडीशन विद विच यू आर कंसर्न. तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके कंसर्न की चीज वो ना, तो जो भी वैल्यूज रिपोर्टेड की वो आपके मतलब की नहीं है, हो सकता है. हाउ मच कॉन्फिडेंस वन शुड प्लेस इन एनी रिलेशनशिप विल डिपेंड ऑन द अर्जेंसी एंड आउटकम. तो हम मान लिया अर्जेंसी एंड आउटकम क्या, जैसे अभी कोविड का टेस्ट डेवलप हुआ कोविड के टाइम पे, अब उसकी एक्यूरेसी सपोज 0.6 है ना. यूजुअली हम लेते हैं जब 0.8 होता है, मान लिया हम टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि 0.6 भी है, एक पॉइंट कम भी है, तब भी हमने उस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये टेस्ट जो है रिलायबल है, वैलिड है, इसको हम यूज कर सकते हैं. इसकी पेशेंट ठीक होने में और इस वैक्सीन को देने के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.6 है सपोज, तो वी कैन टेक इट. तो दैट इज व्हाट वी डू डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस. If patient is dying, there are only plus 0.12 chances of its survival. Then one would do all that one can save his life, but it is one of the other hand, buying a book of rupees 5,000 increases one's chances of getting 2 marks more. Obviously, one will not go for it. कि भाई आपको 500,000 की किताब मिल गई, उससे सिर्फ आप 2 मार्क्स बढ़ा सकते हो, तो आदमी कहेगा 5,000 2 मार्क्स के लिए तो बहुत हो गए. उसी तरीके से अगर कोई किसी की डेथ हो रही है, उसको ऐसी कोई दवा देनी है जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, वी डोंट नो बट वी कैन ट्राई, लेकिन इस दवा के सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 5% हैं. तो आज क्योंकि इंसान तो की डेथ हो रही है, तो फैमिली मेंबर डिसाइड करते हैं चलो कुछ तो चांसेस हैं, 5% नहीं देंगे मेडिसिन या इंजेक्शन, तो ये तो 101% मरना है, तो इससे अच्छा हम ट्राई कर लेते हैं. देन तो डिपेंडिंग, इसी को हम बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशंस वी टेक डिसीजंस. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट इज एप्रोप्रिएट ओनली फॉर लीनियर रिलेशनशिप. ये किसके लिए अच्छा है? लीनियर रिलेशनशिप के, इस वाले रिलेशनशिप के लिए या इस वाले रिलेशनशिप के लिए. बेस्ड ऑन हगिंग प्रिंसिपल. हगिंग प्रिंसिपल मतलब सारा डेटा एक दूसरे को हग करता है, इस वाली लाइन पे आके मिलता है. दैट इज व्हाई. तो हगिंग प्रिंसिपल, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज curvilinear, the R will underestimate the degree of association. The more is the departure from the straight line, the more R will underestimate the degree and strength of the association. अब ये है ये लाइन पीछे, अब इससे डेविएट अगर मेन लाइन से हो रहा है, इधर जा रहा है डेटा, इधर जा रहा है, ये हो रहा है, तो उतना कम, यानी कर्विलिनियर में कम रिलायबल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू लीनियर सिंपल कोरिलेशन सेट. The R will be underestimated if the calculated on discontinuous data.
डिसकंटिन्यूअस डेटा हमें पता है, जैसे एज, जेंडर, वो सारी चीजें आपका डिसकंटिन्यूअस डेटा में आती हैं। कोफिशिएंट तो वहां पे हम लोग जब आर यूज करेंगे तो गड़बड़ कर सकता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय homoscene density. Homo means same and scancity means scatter, यानी कि एक तरीके से फैला हुआ होना। स्कैटर मतलब it means equal scatter about the distribution. When homoscedasticity increases, the value of R increases, the R also increases, है ना। तो होमो मतलब एक जैसा, कि एक जैसा जो है, जैसे एक जैसी तरीके से सारा डेटा चल रहा है, तो ये होमोजेनियस डेटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो आर वैल्यू है उसको भी बढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी वही काम है कि आर बताता ही है कि कितना बेस्ट फिट है जो स्ट्रेट लाइन है उसके साथ में। Even if the x and y are both independent of each other, it may be that both vary roughly in the same way. With time and hence, if observation are spread over long interval of the time, is a spurious correlation may be found. ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि x and y जो दो वेरिएबल्स हमारे हैं, both are independent, मतलब डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, of each other. It may be that both vary roughly in the same way. हो सकता है दोनों एक ही तरीके से vary करते हो, and with time and hence if observation are spread over long intervals of the time. ठीक है, तो independent होते हैं, कब होते हैं कि अगर एक ही तरीके से चल रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यानी पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, एंड और स्प्रेड है ये पूरे लॉन्ग इंटरवल्स पे, कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे डेटा है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल you will observe a very high correlation, यानी 0.95 between the proportion of marriage celebrated in churches from 86 to 1911 and standard mortality rate over the same period. The reason is that both these variables show a well-marked downward over the period of time. You will call such correlation as nonsense correlation. यानी पहले correlation था, तो धीरे करके correlation कम होता गया, है ना। तो the reason is that both these indicators well marked. तो standard mortality rate over the same period, mortality का rate और relationship दोनों ही high मिले, और धीरे टाइम के साथ वो कम होना शुरू हो गया, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। When there is a real correlation between two variables, it may be that change in one variable in the cause of the change in the other. If so, the former would be taken as x and the latter as a y, and one would be interested in regression of y and x. तो अगर हमें रिलेशनशिप मिलता है, जैसे ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, इनमें रिलेशनशिप मिल रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कल हमने बात की थी, रिग्रेशन करेंगे और प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इस तरह से डेटा आ रहा है, तो ये वाला डेटा यहाँ आएगा, तो इसका तो दूसरा वाला डेटा इतना होगा। तो ये आपको बहुत ही इजी तरीके से अगला क्या होगा, क्या कहते हैं, वो प्रिडिक्ट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना?